साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो कसा आहेस? साथियों आज एक महत्वपूर्ण विषय पर मैं चर्चा करूँगा जो कि जुड़ा हुआ है बेल से और मैं बात करूँगा खासकर पीसीएट के कॉन्टेक्स्ट में। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बेल मूव करते हैं और ये बेल जो है कोर्ट रिजेक्ट कर देता है, जिसको हम कहते हैं बेसिकली फर्स्ट बेल एप्लीकेशन। क्लियर? फर्स्ट बेल एप्लीकेशन यूजुअली जो है फाइल होती है ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। और कई बार ऐसा भी होता है कि अक्यूज़ जो है मूव करता है फर्स्ट बेल को आफ्टर फाइलिंग ऑफ चार्जशीट। ये डिपेंड करता है फैक्ट्स पे, सर्कमस्टेंसेस पे। कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट बेल जो है हमको नहीं मिलती है। कोर्ट ये कहता है कि भई आफ्टर फाइलिंग ऑफ चार्जशीट अप्लाई करें या कोर्ट फर्स्ट बेल को जो है रिजेक्ट कर देता है, तो सब्सिक्वेंटली हम लोग मूव करते हैं बेल को, जिसको हम कहते हैं सेकंड बेल एप्लीकेशन। अमूमन केसेस में ये फाइल होती है आफ्टर फाइलिंग ऑफ चार्जशीट। क्लियर हो गया अपने को? जब ये भी स्वीकार नहीं होती है, तो अक्यूज़ को एट द स्टेज ऑफ ट्रायल जो है बेल को मूव करना होता है। जिस कॉन्टेक्स्ट में थर्ड बेल एप्लीकेशन या फोर्थ बेल एप्लीकेशन एक कॉमन जो है बात है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में क्या-क्या फैक्टर्स ध्यान में रखने होते हैं, किस तरह से हमें आर्ग्यू करना होता है, इसको लेकर के आज का ये क्लास है। जजमेंट का नाम है चंद्रपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी। जजमेंट जो है प्रोनाउंस किया है ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और डेट है जजमेंट का 15/9/2025। तो ये बेसिक डिटेल्स जो है नोट डाउन कर लीजिए आप। अब आते हैं इस केस के फैक्ट्स के ऊपर। इस केस में अक्यूज़ जो है, उस पर चार्जेस फ्रेम हुए बिकॉज़ ही इज़ चार्जशीटेड एज़ पर सेक्शन 7 ऑफ पीसीए। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। इसने प्रीवियसली 2 बार जो है बेल को लगाया, वो कोर्ट ने खारिज कर दिया। इन पर प्राइम एलिगेशन क्या था कि इन्होंने डिमांड किया ब्राइब को और मात्र ₹7,000 का डिमांड था और मोटिव क्या था क्राइम का कि इन्होंने पैसे माँगे टू रजिस्टर द एप्लीकांट एज़ कॉन्ट्रैक्टर ऑफ ई कैटेगरी। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये लगती है मुझे कि इतने छोटे अमाउंट में अक्यूज़ जो है जेल में रहकर आ गया। जबकि ये पॉसिबल नहीं है कि इतने छोटे अमाउंट में अक्यूज़ को जो है जेल में रखा जाए। निश्चित तौर पे इसकी किस्मत ही जो है खराब रही होगी। ख़ैर जो भी है, पर यहाँ पर डिमांड भी क्लियर है। क्या काम के पेटे पैसे माँगे गए वो भी क्लियर है। तो कुल मिलाकर के डिमांड एंड मोटिव इज़ क्वाइट क्लियर टू अस। इनका कहना ये है कि मैंने कोई डिमांड नहीं किया, मुझे जो है झूठा फँसाया गया है। जबकि कहना ये था प्रोसिक्यूशन का कि साफ-साफ कहा था अक्यूज़ ने कि अगर ये पैसे नहीं दिए तो काम रोक दूँगा, काम नहीं होगा। तो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कि पब्लिक ड्यूटी को एक्सरसाइज़ करने के लिए ऑफिशियल फंक्शंस को अब्यूज़ किया गया इन एंटीसिपेशन ऑफ अनड्यू एडवांटेज। तो केस यहाँ पर स्टैंड कर रहा है। यहाँ पर क्या किया डिफेंस ने सबसे पहले एग्जामिन कराया परिवादी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और परिवादी इस केस में हो गया हॉस्टाइल। जब परिवादी हॉस्टाइल हो गया तो क्या हुआ? डायरेक्ट एविडेंस मिस हो गई रिगार्डिंग डिमांड एंड एक्सेप्टेंस। जहाँ डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, तो वहाँ पर केस में एक ब्रेकेज आ जाता है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि प्रोसिक्यूशन को केस साबित करना है बियॉन्ड डाउट। अगर डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, तो केस साबित हो सकता है विद द हेल्प ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। पर केस को साबित करने से पहले डिमांड को साबित करना होगा। अगर डिमांड साबित नहीं है, भले ही अदर पैरामीटर्स अवेलेबल हैं, तब भी प्रोसिक्यूशन अक्यूज को गिल्ट साबित नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण तर्क ये था परिवादी पक्ष का कि केस जो है स्टैंड कर रहा है, जबकि महत्वपूर्ण तर्क था आरोपी पक्ष का कि केस जो है स्टैंड नहीं कर रहा है। इस केस में जो परिवादी है, जो एग्जामिन्ड हुआ है, वो हॉस्टाइल हुआ है। अगर परिवादी हॉस्टाइल है तो केस बिकम्स डाउटफुल। डायरेक्ट एविडेंस इज नॉट अवेलेबल। दूसरी बात ये थी कि अक्यूज ने डिनाई किया द फैक्टम ऑफ डिमांड एंड एक्सेप्टेंस और ये डिनायल जरूरी है। अगर आप डिनायल नहीं करेंगे, द फैक्ट विल बी कंसीडर्ड अगेंस्ट यू। और एक बात ध्यान रखिएगा कि एट द स्टेज ऑफ बेल कोई प्रिजम्पशन ड्रॉ नहीं होता है। किधर है प्रिजम्पशन ड्रॉ? कब होगा कि जब आप ट्रायल को लड़ रहे हैं। उसमें लिखा हुआ भी है कि अगर ट्रायल में प्रोसिक्यूशन फाउंडेशनल फैक्ट्स को साबित कर देता है, तो ऐसे सिनेरियो में कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेगा कि अनड्यू एडवांटेज को मांगा गया है या प्राप्त किया गया है इन एंटिसिपेशन ऑफ अनड्यू एडवांटेज। तीसरी इनकी तर्क ये थी कोर्ट में कि अक्यूज जो है वो जेल में है। क्लियर है? और जेल में है दिनांक 9/1/2024 से, तो लंबे टाइम से अक्यूज जेल में।
इनका कहना था कि जब कंसर्न्ड कंप्लेनेंट जो है सपोर्ट नहीं कर रहा है केस को, ही टर्न होस्टाइल, तो ऐसे सिनेरियो में इट इज अ फिट केस फॉर बेल। तो कोर्ट ने तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को कंडीशनल बेल का जो है लाभ दे दिया। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी कंडीशनल बेल मिलती है हमारे को, तो कोर्ट वहां पर कह सकता है आपको कि भाई आप अपना आईडी प्रूफ दीजिए, गवाहों का आईडी प्रूफ जो है सबमिट कीजिए, जो रेसिडेंशियल प्रूफ जो है सबमिट कीजिए। ये बेसिकली प्रोसेस के पार्ट है, इसमें घबराने का नहीं होता है। इसके अलावा कोर्ट ये भी कह सकता है आपसे कि आपको एक नंबर जो है प्रोवाइड कीजिए, आप थाने पे आते रहेंगे, इस बात की दीजिए इंडेमनिटी। आप किसी और क्राइम में इन्वॉल्व नहीं होंगे, इस बात की दीजिए इंडेमनिटी। आप किसी भी रूप में किसी भी गवाह को इंड्यूस नहीं करेंगे, प्रभावित नहीं करेंगे, किसी को थ्रेट नहीं करेंगे, इस बात की दीजिए इंडेमनिटी। इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये एक रूटीन प्रोसेस है। तो कोर्ट ने लिखा भाई आप कोऑपरेट करेंगे केस के अंदर, आप अनवारंटेड तरीके से कोई भी एडजॉर्नमेंट नहीं लेंगे। ये भी कंडीशंस कोर्ट ने लगा दी है, बट ये मेयर कंडीशंस है। कोर्ट कंडीशन लगा रहा है, लगाने दो, पर मेन बात ये है कि दीज आर द कंडीशंस रिगार्डिंग द प्रोसेस। कई बार आरोपी जो है घबरा जाते हैं कि साहब ये कंडीशन लगा दी है कोर्ट ने, तो हम कंडीशंस को जो है कैसे फुलफिल करेंगे, हम तो कंडीशंस के लिए कोई एफिडेविट नहीं देंगे। अगर आप ऐसी गलतियां करोगे तो नुकसान इसमें आपका ही है। तो इसलिए अगर आपको बेल को आर्ग्यू करना है, खासकर तब कि जब आपकी 2 बेलें खारिज हो चुकी है, मामला ट्रायल की स्टेज पे है, तो सबसे पहले बयान करो परिवादी के। अगर परिवादी समर्थन नहीं कर रहा है केस का, या वो टर्न हो रहा है हॉस्टाइल, देन डेफिनिटली वी आर हैविंग अ वेरी गुड केस फॉर द बेल। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको एनलाइटन किया एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के ऊपर। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।